जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई बताओ। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजा ले रहे होंगे। तो सबसे पहले बता दे भाई कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के लिए कंप्लीट डीआई करने वाले हैं। जिस दिन हमारी 100K के सेलिब्रेशन हुआ था उस दिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जितने भाई लोग हैं जिनका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है उनके लिए मैं कंप्लीट डीआई पढ़ाने वाला हूं। तो आज एक वीडियो में कंप्लीट डीआई कराऊंगा पूरा एकदम थ्योरी के साथ। इसमें तो थ्योरी ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है उसको कैसे तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, हर एक चीज हर एक बारीकी को ध्यान देते हुए एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज भाई साहब हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट डीआई। अब बोलोगे भैया जिसका मान लीजिए सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर के लिए वही दिख पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब। डीआई हर एग्जाम में आता है, रेलवे का हर एग्जाम में डीआई पूछा जाता है। और एक और बात बता दे, रेलवे सबसे इजी पूछता है डीआई। सिर्फ 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन होता है रेलवे में, बहुत इजी। क्योंकि डीआई पूछता है, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई में बढ़िया पूछता है डीआई, मान लीजिए एसएससी के एग्जाम में बढ़िया डीआई पूछता है, लेकिन इसमें बहुत ईजी पूछता है। ठीक है, तो उस लेवल तक नहीं जाएंगे। पहले 2019 तक था ना ऐसे कि डीआई अच्छा पूछता था रेलवे, लेकिन उसके बाद से जैसे 2022 के बाद से रेलवे ने अपने डीआई का क्या किया, जो लेवल काफी डाउन कर दिया है। बाकी जो अर्थमेटिक का पार्ट का जो लेवल है वो बढ़ा दिया है, लेकिन डीआई बहुत इजी पूछता है। तो हम भाई साहब ऐसा नहीं है कि हमें पूरा लिया के अपने आप को हमें ये दिखाना है कि अनुराग भैया के पास इतना नॉलेज है, ऐसे ऐसे सवाल लेके बता रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से कोई नाता ही नहीं है। हम वो सवाल करेंगे जो हमारा हाल फिलहाल में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यानी आपको मालूम है कि रेलवे जो एग्जाम कराता है तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है ना, उसी सवाल में सिर्फ डाटा चेंज करके अगले एग्जाम में दे देता है। तो उसी सवाल को करेंगे जो हाल फिलहाल में एकदम करंट में 2025 में, 2024 में, 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को लेकर करेंगे। डीआई देखो 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। डीआई के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हो इसमें हमें कवर करना है, मैं लिख देता हूँ एक बार। देखो अगर मैं डीआई की बात करता हूँ आपके पास, अगर मैं डीआई की बात करूं तो देखो डीआई अगर यहाँ से होता है जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, और तीसरा टाइप पढ़ेंगे वो क्या करेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। ठीक है भाई साहब, ये होता है बार ग्राफ। और दूसरा पढ़ेंगे टेबुलर डीआई। टेबुलर डीआई, टेबुलर ग्राफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, टेबुलर ग्राफ। और तीसरा होता है भाई साहब पाई चार्ट। यानी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भाई साहब बार ग्राफ, दूसरा टेबुलर ग्राफ और तीसरा पाई चार्ट। इन तीनों से क्या होता है, तीनों टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक मतलब एग्जाम में आता है, लेकिन इसका वेटेज ज्यादा है किसमें, आरआरबी सेक्शन कंट्रोल में। क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए अगर मैं आरआरबी की बात करूं, जो आरआरबी हमारे पास सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग पूछता है। यानी मैथ्स हो गया और फिर यहाँ पे हमारा रीजनिंग हो गया। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग के बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है इस एग्जाम में। तो भाई साहब देखो, जिसका अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। जीएस तो ऐसा है नहीं कि भाई सब कंफ्यूजन होगा कि ये होगा कि ये होगा, इसमें कंफ्यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भाई साहब एक पर्टिकुलर आंसर आता है जो हर एक बच्चे क्या करते हैं भाई साहब ला सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी, सही चीजें पढ़ना होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ज्यादा हम कुछ इसमें टाइम पास नहीं करेंगे और आराम से भाई साहब एक एक क्वेश्चन करके पहला टाइप पढ़ते हैं। पहले को जिसको बोलते हैं बार ग्राफ, हिंदी में बोलते हैं दंड ग्राफ, यानी टाइप 1। यानी 3 टाइप है टोटल। भाई साहब हम 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट डीआई को खत्म करेंगे। बाकी अगर भाई लोगों को और सारे टॉपिक जो पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो भाई और टॉपिक भी आती है उसमें, तो उस टॉपिक के लिए आप मेरा ये जो ऑलरेडी जो सीरीज में करा रहा हूँ वो कौन सा सीरीज है आपको मैं दिखाता हूँ। ऑलरेडी जो यहाँ पर आइएगा तो ये देखिए एआर पब्लिकेशन का हमारा ये क्या है, यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर चैनल पर नए होंगे इसको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके घंटी बटन बजा देना है। क्योंकि भाई साहब जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। उसके बाद से जब इधर आगे आइएगा ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए, प्लेलिस्ट में आइएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको, क्या दिखेगा पढ़िए, रेलवे फाउंडेशन बैच में अनुराग सर, इसको क्लिक करेगा। इसमें मैं रेलवे के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री में कंप्लीट मैथ, एकदम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ से परसेंटेज चालू किया था, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद से डिस्काउंट, फिर यहाँ पर नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद से हम एलसीएम एचसीएफ, अभी एवरेज पढ़ रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, 75 क्लासेस में कंप्लीट हम रेलवे फाउंडेशन से मैथ्स को अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिन भाई को बाकी टॉपिक्स पढ़ना है तो यहाँ से आगे पढ़ लीजिएगा। अब बोलेंगे भैया आप 75 क्लास में डीआई नहीं कराइएगा, बिल्कुल कराऊंगा, बट ये है कि सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम था, हाल फिलहाल में एग्जाम था और उनसे वादा मैं कर दिया था कि हमें कराना है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए पहले करा दे रहा हूँ। बाकी जब ये सेशन जब कंप्लीट होगा इसमें मैं डीआई आपको कराऊंगा।
कंप्लीट कराऊंगा भाई साहब। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें डीआई कराऊंगा उसमें नहीं कराऊंगा, दोनों जगह कराऊंगा, ठीक है। तो ये था भाई साहब बेसिक चीज है। बाकी अगर बाकी लोग जैसे ये पढ़ रहे हैं, अब किसी को जीएस में दिक्कत है तो भाई साहब जीएस के लिए जो हमारी नंदिनी मैम है ना, यहाँ पाइए, जैसे यहाँ पाइएगा नीचे तो दिखाता हूँ आपको, आइए यहाँ पे देखिए, रेलवे फाउंडेशन के लिए यहाँ पे जीएस भी करा रही है मैम, तो नंदिनी मैम का भाई साहब भी आप क्लासेस देख सकते हो, जीएस के लिए बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर रही है, ठीक है भाई। तो जीएस वहां से कवर हो जाएगा, बाकी मैं सबका भाई करा ही रहा है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए मैंने ये भी बोला था कि जैसे एग्जाम आपका नजदीक हुआ तो इसका मैं 5 सैंपल पेपर कराऊंगा, यानी मैथ्स का 5 सैंपल पेपर होगा, तो भाई साहब वहां से चीजें कवर हो जाएगी। तो भाई आपका हर जगह से आपके साथ है, बस आपका एक ही उद्देश्य है मेरे लिए कि इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, बताइए कि कोई एक भाई जो फ्री में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करा रहा है, ठीक है भाई। बाकी और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई आपका और क्या कर सकता है आपके लिए, जो मेरे लिए भी हो सही रहेगा और आपके लिए भी सही रहेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं भाई साहब और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, देखो क्या होता है। बोला है कि नीचे दी गई बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पर ये बार ग्राफ हमारे पास दे दिया है, इसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। जब यहाँ पर देखोगे तो देखो क्या, पहले भाई पहला क्वेश्चन है, प्यार से समझना, उसके बाद से आराम से एक करके अपना आंसर निकालेंगे क्वेश्चन का। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया है कैंसर केस, यानी जो है भाई साहब कैंसर का जो केस है 2017 में कितना था, 2018 में कितना था, 19 में कितना था, 20 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था, यानी यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है, यानी जितने भी कैंसर के मरीज जो होंगे इस वर्ष में कितना है, वहां इनका डाटा लिखा हुआ है कि 2017 में इतना है, 2018 में इतना, फिर 19 में इतना, 20 में इतना, 21 में इतना, 22 में इतना, ये है। और इनका संख्या दर्शाया गया कि लाइनिंग दर्शाता है 7000 या 6000 या 5000, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, कैंसर की संख्या को दर्शाता है और ये भाई साहब कैंसर के केस को दर्शाता है। बस यही चीज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब आइए इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि और चीजें क्या है। जब मैं क्वेश्चन पे मूव ऑन किया तो क्वेश्चन देखा कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैंसर के मामले, देखो कैंसर के मामले की औसत संख्या क्या है, यानी ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंसर केसेस ओवर द ईयर। यहाँ पे एक लाइन छूट दिया है, इन्होंने टाइपिंग से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कैंसर के मामले में वर्ष की औसत, मैंने टोटल वर्ष यानी वर्ष बोला है, यानी कुछ वर्ष का बात बोला है, यानी ये बोल सकते हो यहाँ पे बोला है, देखो ओवर द ईयर, यानी ये बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंसर केसेस ओवर द ईयर, यानी जितने साल में जो कैंसर का केसेस मिला है उनका हमें एवरेज निकालना है, समझ, यानी पूरे साल में हमें कितने कैंसर के केसेस मिले हैं सबका एवरेज फाइंड करना है। तो देखियो निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है। पहला मान लो 2017 में कितने मिला है, 4300, 2018 में 4500, 2019 में 5000, 2020 में 5000, फिर 6000, फिर 5500, इस सारे को आपस में ऐड करेंगे, एवरेज तो आपको मालूम ही है, रेलवे फाउंडेशन में कल ही हमारी क्लास हुई थी एवरेज की। तो देखो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है भाई साहब, हमको मालूम है कि एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का सम बट्टे में टोटल नंबर, संख्याओं का सम में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 4300, भाई साहब पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, बाकी नहीं तो हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद से 4500, फिर उसके बाद से आ जाइए आप 5000, फिर 5000, फिर उसके बाद से देखिएगा 6000, और फिर आ जाएगा उसके बाद से हमारे पास 45, 6000, 6000, फिर 5500, फिर प्लस में 5500, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर प्लस में नीचे लिख देता हूँ 5500, यानी ये है। और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई साहब, यानी टोटल संख्याओं का सम बट्टे में टोटल संख्या कितना है भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, बस बात खत्म। यही आप बताइए, निकालते हैं प्यार से, देखो ऐड करते हैं। देखिए सब में यहाँ पे भी 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए 5, उसके बाद से आइएगा यहाँ पे 5 5 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1, फिर यहाँ पे 5 1 6 6 6 12 12 और 5 कितना होता है 17 और 5 22 22 और 4 26 26 और 4 कितना होता है 26 और 4 30 होता है, और बट्टे में 6 हो जाएगा। बस अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, कितना प्यार से आइए, फिर 6 से काटिए, 6 5 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब एक, अगर मान लीजिए 0 लेंगे तो 6 5 30 0, यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि 5050, यानी 5050 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। यानी जो कैंसर के केस है, यानी टोटल सालों में उनका एवरेज निकाले तो इतना आएगा, यानी अलग अलग सालों में इतना है। अगर हर साल में अगर मान लो कि 6 साल में अगर हम वो निकालिए कि हर साल कितना एवरेज रहा, तो हर साल 5050 केस रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितना इजी था, कुछ था इसमें। और देखो पूछा कहाँ है, देखना जरा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है 19/12/2024 का। बताओ, इसलिए मैं बोला हूँ कि जो चीजें कराऊंगा अपडेटेड कराऊंगा, जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और का करा दूंगा जिससे कोई क्या नाता ही नहीं है।
उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। उसके बाद से बोला है कि हमारे पास ग्राफ दिया जिसका अध्ययन करना है। सेम वैसे ही ग्राफ है कि यहाँ पर क्या बोला है, ये व्यंजन है और ये भारतीयों की संख्या दिया है। यहाँ पर मतलब व्यक्तियों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या, यानी भारतीय इतना है, इटालियन है, ये चीनी है, ये थाई हो गए, और यहाँ थाईलैंडियन हो जाएंगे, और जैपनीज है, अन्य हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दिया है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दिया है। कहीं ना कहीं देखो हमारे पास जो है ना, इसमें देखो व्यक्तियों की संख्या इन द सेंस क्या, ये इस नाम को दर्शाता है, इस नाम को दर्शाता है, और इस व्यक्तियों की संख्या यानी कहने की ये संख्या को दर्शाता है, संख्या को, ये नाम को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है बस। यानी ये बोल सकते हो जो इटालियन है भाई साहब 6000, सॉरी भारतीय 6000, इटालियन 4500, फिर 5500 चीनी, फिर 3500 अपना थाई हो गए, 4000 जैपनीज हो गए, अन्य में 6500। ये रहा जो बार ग्राफ है, इससे हमें उतना नीड है नहीं, बस समझना है। बाकी जो क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझना। आइए जब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा तो आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यह ग्राफ भारतीय, चीनी, थाई और अन्य प्रकार के व्यंजनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को दिखाता है। ठीक है भाई साहब, दिखाता है। तो फिर बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टोटल। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये वाला लाइन इन्होंने देखो, यही होता है हमारा जो टाइपिंग भाई साहब होते हैं ना, कहीं का लाइन कहीं चिपका देते हैं। यानी जो ये वाला लाइन है ना, इसको दर्शाता है, यहाँ पे लिखना था, ये वाला लाइन यहाँ पर नीचे में लिखना था, और जो यहाँ वाला है ना, इसका हिंदी गायब कर दिया है, इसका सिर्फ इंग्लिश दिया, यानी क्वेश्चन के नाम पर इंग्लिश में दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स इंडियन, यानी जो देखिए क्या क्या लाइक कर रहे हैं, जो इंडियन की बात कर रहा है, फिर चाइनीज, फिर थाई एंड मिसलेनियस, यहाँ पे कजिन्स हो जाएंगे। यानी ये बोला है भाई साहब क्या, सीधी सी भाषा में ये बोला है क्या कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, यानी जो जो लाइक क्या क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए जो अगर मैं मान लो ये भारतीय को लाइक, मतलब भारतीय लाइक करते हैं, फिर उसके बाद से इंडियन व्यंजन को लाइक करते हैं, फिर उसके बाद से चीनी व्यंजन, व्यंजन मतलब खाना को जो लाइक करते हैं यानी पसंद करते हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो कौन कौन भाई साहब है, तो देखिए इंडियन की बात करना, चाइनीज और थाई, और बाकी अलग। यानी यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ और चीजें आपको समझ में आएगी। यानी कौन हो जाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो सबसे पहले इंडियन हो जाएंगे, उसके बाद से क्या बोला है, चाइनीज हो जाएंगे, फिर उसके बाद से क्या हो जाएंगे, थाई हो जाएंगे, और अन्य हो जाएंगे। यानी ये बोला है भाई साहब कि जो ये चार है, चार व्यंजन को लाइक करने वाले जो संख्या है, उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। सीधी सी बात यही बोला है कि जो ये चार व्यंजन, यानी मान लीजिए कुछ लोग भारतीय व्यंजन, भारतीय खाना पसंद करते हैं, कुछ चीनी मतलब चाइनीज खाना पसंद करते हैं, कुछ भाई साहब थाईलैंडियन पसंद करते हैं। तो जो सारे लोग जो जो पसंद करते हैं उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। इस सवाल में यही कह रहा है, क्योंकि भाई साहब हिंदी यहाँ पे गायब दे दिया है, ये हिंदी ऊपर वाले का है, इसका नहीं है, इसका ये कहने का मतलब है बस। आइए बनाते हैं इसका सवाल। अब देखिए भाई साहब कितने हैं, भारतीय के देखें तो 6000 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6000। हमें एवरेज निकालना है तो सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर लो, यानी सम और बाटे में टोटल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद से चाइनीज की बात बोला है, चाइनीज 55 से, तो 55 से लिख दो, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला है, फिर थाई बोला है, थाई कितना है भाई साहब 3500 है, तो यहाँ पे 3500 लिख दो, फिर प्लस। उसके बाद से हमारे पास क्या है, एंड मिसलेनियस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मिसलेनियस की बात करूं तो हमारे पास 6500 हो जाएंगे, प्लस में 6500 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा टोटल सम, नंबर कितना हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 4, यानी 4 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एवरेज आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, बात खत्म। 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1, फिर 6 1 7 3 10 5 15 और 6 21, यानी 21 500 डिवाइड बाई 4 कर दो। अब आइए इसको काटते हैं। जब यहाँ पे काटेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 के, ठीक है, 4 5 20, यहाँ पे आ जाएगा 1 15, फिर यहाँ पर 4 3 12, फिर 3 30, फिर यहाँ जाएगा 4 7 28, फिर 2 20, फिर 4 5 20, यानी जो हो जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा 53 75। और 53 75 कहाँ है भाई साहब देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी, उस बात खत्म। ये सवाल था, तो इजी सवाल था, कुछ था नॉर्मल सा सवाल था, क्योंकि बस इसका जो हिंदी है वो गलत दिया था, जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश था उसको पढ़ के मैं बता दिया। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है क्या। देखो निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और फिर सवाल का उत्तर दें। अब ये बोला है कि यह बार ग्राफ 2018 से लेकर 22 तक का एक राज्य में चावल वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। यानी ये बोला है भाई साहब कि यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 2018 से लेकर 2022 तक कितना हमें चावल का उत्पादन हुआ उसको दर्शाता है। यानी ये बोल सकते हो 2018 में 60 टन, देखो टन में बोला है, यानी 60 टन हो रहा है, 2019 में 40 टन, फिर 2020 में 100 टन, फिर 2021 में 60 टन, और यहाँ पे क्या रहा है 2022 में 80 टन। यानी ये दर्शाया हमें कि भाई साहब इतने इतने वर्ष में हमें इतना इतना चावल का उत्पादन होगा, इतना टन का। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है क्या 2020 2021 2022 के वर्षों के लिए कुल चावल उत्पादन टन में क्या है बताओ।
सवाल में कुछ दम है, एकदम लल्लू सा सवाल है। हमसे ये बोल दिया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है 2020 में कितना हुआ था भाई साहब, देखना जरा, तो 100 टन। फिर 2021 में कितना हुआ 60 टन। फिर यहाँ पर 2022 में कितना हुआ 80 टन। और सबका क्या है, कुल चावल उत्पादन बताना है, तो सबको आपस में ऐड कर लो, बात खत्म, आ जाएगा। ये है लेवल हमारा रेलवे का। जो पूछता है वो है भाई साहब, देखो 100 प्लस में 60 प्लस में क्या था 80, बस तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 में 80 ऐड कर दोगे तो भाई साहब 240 हो जाएगा, यानी 240 टन हो जाएगा। और 240 टन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ पूछा है, देखो आरआरबी एलपी टीयर 2 का सवाल है, देखो। तो ये सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा था जो एकदम हाल फिलहाल में एकदम अपडेटेड सवाल है उसको हम करा रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस पे आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा तूफान दे देगा, ऐसा दे देगा जिससे आप कंफ्यूज होगा, नहीं, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप फंसेंगे। अभी तो ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल है, ऐसा नहीं कि सब लल्लू लल्लू सा है। देखते रहिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 3 हो जाएंगे, 4 से लेकर 6, यानी 4 नंबर भी, 5 नंबर भी और 6 नंबर भी क्वेश्चन करना है। पढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित स्तंभ आरेख यानी बार ग्राफ का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोला है कुल व्यय, यानी जो हमारा खर्च दे दिया है कितना 45,000 रुपया, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो टी किसको दर्शाता है, यातायात को। एफ यानी क्या, यानी एफ मतलब समझो फूड भोजन। आई मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट निवेश। एस मतलब क्या होता है, खरीदारी। एस मतलब ये खरीदारी कर रहे हैं। फिर एच मतलब घर का खर्च हो गया, हाउस रेंट हो जाएगा। ई मन हो जाएगा भाई साहब एजुकेशन। आर मतलब हो जाएगा किराया, जो आपका रेंट है। सबको दर्शा दिया, आपको मालूम चल गया कि टी पे कितना 15%, एफ पे 13%, आई पे 12%, एस पे 10%, एच पे 17%, ए पे 19, आर पे 18। ये था ग्राफ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइए, जब मैं क्वेश्चन में आऊंगा तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह किराया, आर और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि के बराबर में। क्या समझे आप? कहने का मतलब ये था कि हाउ मच मोर अमाउंट शुड बी एडेड टू द एजुकेशन फी, यानी एजुकेशन फी में और कितना ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन फी है कहाँ, देखो एजुकेशन यानी ये है शैक्षणिक, इसका बात करा। ये हमारे पास कहाँ है, देखो यानी 19%। ध्यान रखना, इसको हम कैसे उड़ाएंगे उसको ध्यान रखना, पहले इसका बेसिक तरीका समझो। यानी जो एजुकेशन पे इन्होंने बात किया है, कितना बोला भाई साहब 19%। समझना, एजुकेशन का आ जाएगा 19%। ध्यान देना भाई साहब, आराम से चीजों को समझना। फिर बोला है क्या, कह रहा है क्या, शैक्षिक को यानी एजुकेशन में कितनी राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह किराया आर, यानी किराया आर इसकी बात कर रहा है, यानी वह किराया आर उसके बाद से और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए राशि के व्यय के बराबर में हो। यानी इसका मतलब ये हुआ किराया आर और घर खर्च एच, कौन का आ गया भाई साहब, आर किधर गया हमारे पास 14 और घर खर्च कितना है यानी 17। यानी ये दोनों ऐड करेंगे कितना आ रहा है, अगर 17 और 14 ऐड करोगे तो 31% आता है। तो यही बोला है भाई साहब कि 19% में हम कितना परसेंट ऐड करें ताकि हमारे पास 31% हो जाए। तो कितना परसेंट ऐड करोगे भाई साहब बताना जरा, तो 19 में कितना परसेंट ऐड करोगे 31 हो जाएगा, तो 12% ऐड करोगे, बस बात खत्म। तो यही तो पूछा है कि हमें क्या बोलना है। देखो यहाँ पे बोला है भाई साहब, बस इसमें होता है ना लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज समझ लिए तो सेकंड में आंसर ला दोगे। फिर बोला क्या कि राशि कितनी राशि जोड़नी जानी चाहिए, जोड़ी जानी 19 है और ये दोनों मिला के 31 है, तो 19 में क्या जोड़े कि 31 हो जाएगा, तो 12% हो गया। तो फिर बोला है क्या, तो इन पर व्यय की गई राशि बराबर किसके बराबर में है, यानी हमें टोटल व्यय का 12% निकाल दो, बात खत्म। ये तो सवाल था, टोटल व्यय कितना था, तो 45,000 है, 45,000 का 12% निकाल दो, बात खत्म। आइए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जब देखा, क्या देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000 व्यय है, इसका हमें 12% निकालना है। 12% हटता है तो 00, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 12/60 की जरूरत में 6, फिर यहाँ पर बात चुका 48 और 6 कितना होता है 54, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना व्यय करेंगे 5400, और 54 से कहा है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये सवाल करने का तरीका था, कितना प्यार से आराम से उड़ा दिए। अब देखो इसको कैसे सेकेंडों में आप उड़ाओगे, मैं बताता हूँ। सेकेंडों में उड़ाने का तरीका है ये, तो भाई साहब पूरा बेसिक था कि हम एक एक करके बनाए, लेकिन इसको सेकेंडों में कैसे उड़ाएंगे मैं बताता हूँ। सब मिटाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है चीजें। जब यहाँ पे बोला है कि भाई साहब 2 चीजें निकल के आ गई थी, कि पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा था भाई साहब कि 19% इसका था और 31% था, और हमें निकालना कितना था 12%, यानी हमें जो भी वैल्यू था उसका 12% निकालना था। हमें ये मालूम था कि हमें कितना है भाई साहब 45,000 था, यानी 45,000 है, हमें 45,000 का 12% निकालना है। तो हमें ये मालूम चल गया कि यहाँ पे क्या है 45 है,
और 45 में क्या आता है भाई साहब, 4 और 5 9 होता है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई साहब कुछ भी होगा गुणा तो ही होगा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होता है। और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो संख्याओं का योग 9 होनी चाहिए, 9 से कट जाएगी। देखो 7 5 12 खत्म, 6 4 10 9 का मल्टीपल नहीं है, 4 4 8 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। बस हमें बस लिख के हमें यहाँ पे होता है ना कैलकुलेशन कम हो जाता है कि हम आगे की चीजों को नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत वहां पे क्या करेंगे कैलकुलेशन को कम कर देते हैं, हो जाता है। चलिए क्वेश्चन और 5 देखते हैं और 5 को समझते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किराया आर, शैक्षिक शुल्क इल्क और यातायात टी को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि बताए। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 दिया है, पहला क्या है भाई साहब आर यानी रेंट की बात बोला है, फिर एजुकेशन, फिर यहाँ पर ट्रेवल, यानी तीनों को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि बताना है। अब देखो पहले क्या था आर, आर पर देखते हैं कितना है, देखो आर पे 14%, फिर उसके बाद से ई पे कितना है 19%, फिर टी पे कितना है 15%। इस पर किए गए व्यय अब सारे को आपस में ऐड कर लो, तो हमें ये मालूम हो गया कि 15 फिर 19 प्लस में 14 आपस में ऐड करो, 15 और 19 कितना होता है 34, 34 में 14 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 34 10 44 और 48%। हमें ये मालूम है भाई साहब कि सबका व्यय निकालना है, तो कितना व्यय कितना दिया था, तो 45,000 दिया था, तो 45,000 का हमें कितना निकालना है 48% हटता है तो 00, बस बात खत्म। तो हमको ये भी मालूम है कि इसमें भी तो 5 4 9 है, यानी जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल। देखो यहाँ पर 2 1 3 1 4 9 से नहीं कटेगा, 9 2 11 9 से नहीं कटेगा, 2 2 4 1 5 9 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। बट फिर भी यहाँ तक आ गए हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, और 45 का 8 गुना करना है, तो आप ऐसे भी इसको तोड़ने का तरीका ऐसा कर लो, इसको 15 कर लो फिर इसको 3 कर लो, पहले 15 से गुणा कर लो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसको अगर मैं करूं किससे करूंगा, तो 15 का 8 गुना कितना होता है भाई बताना जरा, तो 15 8 120 के 0 हाथ में आ गया 12, फिर 15 चौका 60 और 12 72, इंटू में 3 कर लो, फिर 0 0, फिर उसके बाद 3 दूना 6 7 3 21, 216 00 216 00, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो ये सवाल थोड़ा एक स्टैंडर्ड में था, मैंने क्या बोला था कि पहले एकदम बेसिक बेसिक करेंगे फिर एक एक लेवल हमारा बढ़ते हुए जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा भोजन एफ और घर एच को दोनों मिलाकर किया गया खर्च याद करें। बताओ ये कोई सवाल है, यानी ये बोला है कि भोजन एफ और एच पर दोनों पर खर्च किए गए का हमें मान बताना है। आइए यहाँ पे भोजन एफ हो गया, फिर यहाँ पे खर्च एच हो गया, एफ में देखना कितना है एफ यानी 13% है, उसके बाद से क्या है एच, खर्च एच का है 17% है। अब टोटल ऐड कर लो भाई, ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 13 और 17 कितना होता है 30%, हमें टोटल का निकालना है, टोटल कितना था 45,000 है, इसका 30% 30% हटता है 00, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर 00 45 का 3 गुना होता है कितना 90 135, यानी कहने के 135 उसका से 00 तो ऑप्शन नंबर है। ये भी भाई साहब 9 के मल्टीपल से देख सकते थे, 9 का मल्टीपल देखो क्या कहता है, 5 पर 10 1 11 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 5 1 6 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7 1 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर है 9 का मल्टीपल, बात खत्म। फिनिश। देख रहा हूं बनाने का तरीका आता है, ये है डीआई। कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि दूसरे किसी से पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो कंप्लीट पढ़ो। आओ देखते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 हमें क्या पढ़ना है भाई साहब, तो ये है हमारा है टेबुलर डीआई, जिसको बोलते हैं सारणीबद्ध आरेख। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ रहा था वो कंप्लीट कर लिया, अब हमें कर रहे हैं टेबुलर डीआई। आइए शुरू करते हैं भाई साहब टेबुलर डीआई क्या, और यहाँ शुरू होता है इसका क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे तालिका दिया गया है और जो हमें क्वेश्चन दिया उसका हमें उत्तर देना है, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा तालिका में विभिन्न जूते के आकारों की मांग को दर्शाया गया है, यानी विभिन्न जूतों के आकारों की मांग को दर्शाया गया है, यानी ये देखिए ये है जूतों का माप, यानी मान लीजिए ये है 5 नंबर 6 नंबर 7 8 9 10 और इतनी इतनी जूते है उसमें, ठीक है। तो बोला है जैसा कि एक सर्वेक्षण में प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 8 देखा तो 8 क्या बोला है, बोला है सर्वेक्षण से प्राप्त जूतों का सबसे अधिक मांग आकार क्या है, यानी भाई साहब सबसे अधिक मांग कौन से आकार यानी कौन से माप में है। जब मैं यहाँ पर देखा तो 5 नंबर पे 44 है, इसमें 48, इसमें 58, इसमें 46, इसमें 39, इसमें 37, यानी सबसे ज्यादा जूते का मांग किस में है, तो देखो तो सबसे ज्यादा जूते का अगर मांग देखोगे तो भाई साहब ये 58 है, सबसे देखो 58 है, और 58 कितने नंबर को दर्शाता है, तो 7 नंबर को दर्शाता है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, यही तो था। बताओ है सवाल में कोई दम,
एकदम लल्लू सा सवाल था। पूछा क्या था कि जब हमने सर्वेक्षण किए तो उसमें ये देखा गया कि जो जूतों की संख्या है उसमें सबसे ज्यादा किसका मांग है, यानी जिसका ज्यादा जूता होगा उसी का तो मांग होगा। तो सबसे ज्यादा जूता किसका है भाई साहब, 58, यानी 7 नंबर हो जाएगा। देखो भाई साहब टेक्नीशियन का सवाल है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर भाई साहब ये अगले वाला को पढ़ते हैं, पहले उसका हम ये देखते हैं क्या है। बोला है कि दी गई ये तालिका है, अध्ययन करना है हमें, जिसमें 2019 में 20 करोड़, 20 में 25, 21 में 30, 22 में 32, 23 में 34 और ये है लाभ उनके, यानी बिक्री हुई है, ये हमें लाभ हुआ है। करोड़ों में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जब इस पे मैंने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन नंबर 9 देखा तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2021 में बिक्री के प्रतिशत के रूप में मुनाफा कितना था, यानी परसेंटेज के रूप में निकालना है। और कब निकालना है देखना जरा, तो ये बोला है भाई साहब 2021 में, तो 2021 कहाँ है, ये है। अब यहाँ पर भाई साहब बिक्री कितना हुआ है 30, प्रॉफिट कितना हुआ है 6, तो हमें निकालना है क्या भाई साहब परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है। बताओ ये भी कोई सवाल है। हमें मालूम है कि भाई साहब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा नीचे सीपी पे निकलता है, यानी कहने कि जो उसका पैसा होता है उस पे निकलता है। पैसा कितना है भाई साहब 30 है, ठीक है भाई। और लाभ के ऊपर क्या लिखते हैं, लाभ, लाभ कितना है 6 का लाभ हो रहा है, और इंटू में 100% कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, बस बात खत्म। जब मैं इसको काटूंगा, कैसे काटूंगा, 6 से काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी जो लाभ का परसेंट होगा 20% होगा। और कहाँ है 20%, तो ऑप्शन नंबर डी, ये है डीआई पूछने का, ये है इसका लेवल। मैंने क्या बोला था कि जो डीआई का लेवल है ना पिछले कुछ सालों से बहुत नीचे आ गया। किस में आ गया है, तो रेलवे में, बाकी एग्जाम में है, सिर्फ रेलवे में इसका लेवल को डाउन कर दिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है, क्या पता कुछ चीजें उलट दे तो फिर क्या होगा उस टाइम, वहां पर उस टाइम तो देह थरथरा जाएगा। लेकिन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इसके पीवाईक्यू को भी साथ साथ में लगाते रहना है। और यहाँ से देखते हैं भाई सब निर्देश 11 से लेकर 14 तक, यानी कहने के 11, 12, 13, 14 हमें 4 क्वेश्चन करना है इससे। अब इसमें ये दिया है भाई सब तालिका दिया है, बहुत बढ़िया, पढ़ लेते हैं तालिका। तालिका का क्या, तालिका 2000 देखो वर्ष 2013 से लेकर 18 के दौरान कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, कंपनी बी के आय के कंपनी बी के व्यय के साथ साथ लाभ प्रदर्शित को गणना का सूत्र को दर्शाता है। यहाँ पर भाई सब ये अपने तरफ से सूत्र दिए हैं कि क्या होता है। ये अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे, देखना कितना मजा आएगा। इसमें जहां लाभ ही कैसे काउंट करते हैं, तो लाभ काउंट करेंगे आय में से खर्च को घटाएंगे और नीचे खर्च होता है। हमेशा हम लाभ ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं क्या कि इनकम पे हमें जो हमारा सीपी होता है उस पे हम लाभ निकालते हैं, लेकिन इन्होंने अपना मन से संख्या दिया है भाई साहब कि आप लाभ किस पे फाइंड करोगे, यानी खर्च, यानी आपको एक्सपेंस पे का निकालना है लाभ, ठीक है। इन्होंने अपना सूत्र दे दिया है और इंटू में 100 से कर दिया ताकि परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने सारा मान दे दिया है, और देखो यहाँ पे ये भी बोला है वर्ष बार वित्तीय जो विवरण है रुपए लाख में, यानी सारे लाख में दिया है। 2013 में 40, 2014 में 25, 2015 में 60, 2016 में 40, 2017 में 10, 2018 में 20। और देखो ये क्या है, ए का लाभ को दर्शाता है, यहाँ पर बी की क्या है, आय दर्शाता है, यानी ए का प्रॉफिट है और ये बी का क्या है भाई साहब इनकम है, और ये बी का व्यय यानी क्या है एक्सपेंस यानी खर्च है। ये चीजें दे दिया है। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखते हैं। जब मैंने आगे देखा तो क्वेश्चन में 11 पढ़ते हैं और 11 को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंपनी बी का अधिकतम लाभ प्रतिशत, देखो कंपनी बी का लाभ प्रतिशत वर्ष में अधिकतम था, यानी किस वर्ष में जो था ना लाभ परसेंट अधिक था, किसका भाई साहब, कंपनी बी का। तो कंपनी बी का कहाँ है भाई साहब, ये है, देखो लाभ है और व्यय है, और लाभ निकलता कैसे है, तो लाभ निकलने का फॉर्मूला दिया है कि आय में से खर्च को घटाएंगे और बट्टे में खर्च इंटू 100% करेंगे तो लाभ आएगा। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सारे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हर वर्ष में पहले 2013 में देखेंगे कितना इसका लाभ का परसेंटेज हुआ, फिर 2014 में निकालेंगे, इससे 15, 16, 17, 18 सब में एक एक करके निकालेंगे, फिर देखेंगे किसमें उसको ज्यादा मिला यानी अधिकतम लाभ परसेंट मिला। सवाल अच्छा है कि नहीं, इसलिए मैं बोला था कि पहले हम क्या कर रहे थे, एकदम बेसिक प्यार प्यार से बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे लेवल बढ़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। आओ देखो, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, समझना प्यार से। जब हम यहाँ पर जब लाभ का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर लाभ परसेंट हमें बोलता है तो क्या बोलता है, अगर प्रॉफिट निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंट तो क्या होता है, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा आय माइनस खर्च, आय में से क्या करना है, खर्च को माइनस करना है, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा खर्च। प्यार से समझना है भाई, हबड़ाना नहीं है, इंटू में 100 कर देंगे बस। मैं 2013 का निकालता हूँ, तो 2013 में गया तो बी का आय कितना है, आय 48.6 माइनस खर्च कितना है 36, बट्टे में क्या खर्च निकला है तो 36 आ जाएगा बट्टे में, इंटू में 100 कर देंगे। अब आ जाएगा भाई सब 100% करके। यहां से जब परसेंटेज हम निकालेंगे तो देखो यहां से आप क्या कर सकते हो,
ऊपर एक बार और लिख लेते हैं, कोई देगा। नेक्स्ट लाइन से भाई सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट घटा के लिख देंगे, पहला इसलिए बता रहा हूँ। 48.6 में से 36 घटाओगे तो 36 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 40, और 8 और 4 12.6 हो जाएगा। यानी ये बोलोगे कि 12.6 बटे में हो जाएगा 36, इंटू में हो जाएगा 100। पॉइंट जब हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब काट दो इसको। जब यहाँ से काटोगे तो देखो किससे कटेगा, ये किसी से कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 कम 6, फिर 6 से 60 बार में। फिर अगर देखो इसको मैं 3 से काटूं 7 बार में, 3 से काटूं 20 बार में, फिर 20 से काटूंगा इसको कितने बार में, 5 बार में। 20 से काटूंगा 20 25 100, यानी यहाँ पे आ जाएगा जो 35% आ जाएगा। यानी भाई साहब जो लाभ परसेंट है किसमें, 2013 में 35% है। 2013 का मैंने निकाल दिया, अब 2014 का निकालता हूँ। सबका निकालना पड़ेगा तभी होगा। 2014 का क्या होता है, आय में से खर्च घटाना है। तो 2014 में आय देखो क्या है भाई साहब, हमारा 2014 में आय कितना है, 35 से और 25 से। तो आय में से क्या करना है, खर्च को घटाना है। तो 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा बताना जरा। तो 35 में से 25 घटाओगे तो 10 आएगा। और नीचे ध्यान रखना, आय नहीं रखना है, खर्च रखना है, क्योंकि इन्होंने खुद दिया है खर्च रखना है। नीचे में खर्च क्या है 25, इंटू में बट्टे में 25 है, इंटू में 100% कर देंगे। तो हमें ये मालूम है कि 25 से 4 बार में, यानी जो 2014 में आ जाएगा 40%। दो हमने निकाल दिया। देखो 2013 में 35%, 2014 में 40%। हमें और निकालना है 1 2 3 4 का और निकालना, निकाल लेंगे। अब आ जाइए हमारा किसका निकालते हैं, 2015 का। 2015 कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है 62.4, ये 48 है। तो 62.4 में से 48 घटा दो, 62 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 48 में 12 जोड़ दोगे 60 हो जाएगा। फिर 60 में 2 पॉइंट कितना ऐड करना है 4, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे 14.4, यानी जो डिफरेंस आ जाएगा 14.4 का किस पे, तो भाई साहब 48 पे, और इंटू में क्या हो जाएगा 100%। अब देखो पॉइंट हटेगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 24 का 2 गुना और 24 का 6 गुना। फिर 2 से इसको काटो 5 बार में, तो 6 25 30% आ जाएगा। यानी यहाँ का जो लाभ परसेंट आया कितना है भाई साहब, तो 2015 में 30% है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2015 का निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट भाई साहब, यहाँ पे देखिए 2016 में 40, यहाँ पे 77 था। ये ध्यान रखना ए का बोला है, एक से तो लीड नहीं, हमें बी का निकालना है, तो बी का फाइंड कर रहा हूँ। यानी 77 है 44 है, कितना का भाई साहब डिफरेंस है बताना जरा। तो यहाँ पे जब आप 2016 लिखोगे भाई साहब तो कितना का डिफरेंस आएगा, यानी 44, यानी ये बोलोगे भाई साहब कि 22 का डिफरेंस, 22 होगा 6 हो जाएगा। उसके बाद से आपका 27 और 6 33 का डिफरेंस है। 33 का डिफरेंस कितने पे भाई साहब, 44 पे, इंटू में 100% कर दो। तो हमको ये मालूम है कि 11 का 3 गुना, 11 का 4 गुना, 4 से इसको काटोगे 25 चौका क्या होता है 100, यानी 25 3 75% आ गया। यहाँ पर जो लाभ परसेंट है 75% है। कितना का निकाल दिया, अब 17 और 18 का निकालना है, निकाल लो भाई साहब। 2017 का भी निकाल लो। 2017 को निकालने गया तो 2017 में 80 था, 50 यहाँ पे खर्च हो रहा है, यानी 30 का डिफरेंस और बट्टे में 50 इंटू में 100, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 60%। यानी कहीं ना कहीं हमने निकाल दिया कितना, 13 14 15 16 17। अब एक और है 2018 का निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेता हूँ 2018 का। 2018 में क्या है भाई साहब, 72 है 45 से डिफरेंस कितना है, यानी 5 और 22 और 5 कितना होता है 27 का डिफरेंस, और बट्टे में 45 इंटू में 100% कर दो, बस बात खत्म। काटो इसको। जब यहाँ से काटने जाओगे 9 3 27, 9 5 45, 5 से काटोगे 20 बार में, यानी यहाँ पे आ रहा है 60%। अब मैं आपको दिखाता हूँ भर के, सब कुछ अच्छे से दिखेगा आपको, देखना यहाँ से पेशेंस रखना, समझना बहुत आसान है। यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, भरता हूँ सबको। जब यहाँ पे था ये हो गया 35%, ये हो गया 40%, ये हो गया 30%, ये हो गया 75, ये 60 और ये 60। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई बताना जरा। तो देखो, तो बोला है कंपनी बी का लाभ का अधिकतम किसमें था, यानी किस वर्ष में अधिकतम लाभ परसेंट हुआ था, यानी प्रॉफिट परसेंट हुआ था। तो कहाँ दिख रहा है अधिकतम द्वारा बताना। तो देखो यहाँ पे 35, यहाँ पे 60, 40, यहाँ पे 75, यानी जो अधिकतम है 75 किस वर्ष में, 2016 में 75% था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात खत्म। तो ये सवाल था, देखो मैंने क्या बोला था कि एकदम इजी से उठाया और कहाँ लाके पटक दिया। ये अभी इसमें अभी 3 सवाल बाकी है। अभी ये क्या है इसका पहला सवाल था, देखो कहाँ पूछा है। 2022 के बाद से बहुत इजी कर दिया था, लेकिन ये क्या है भाई साहब, सिविल का सवाल 2022 का है। उसके बाद से तो लेवल डाउन कर दिया था, क्या पता भाई सेक्शन कंट्रोलर ने 2022 के भी सवाल उठा के पूछ ले तो वहां पे तो मुझे चिढ़ जाएगा, ऐसे कर लोगे भाई ये क्या आ गया है ना भाई। तो इस लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा। आ रहा है मजा,
चीजों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि वर्ष 2013 में कंपनी ए और कंपनी बी के लाभ के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है भाई, 2013 में कंपनी ए का बात बोला है, 2013 में कंपनी ए और कंपनी बी के लाभ के बीच का अंतर। अब देखो कंपनी ए का लाभ निकालना है हमें। अब यहाँ पे आया तो कंपनी ए का लाभ कहाँ गया 2013 में 40 है। उसके बाद से बोला है कि 2013 में कंपनी बी के लाभ का अंतर, कंपनी बी के लाभ क्या निकाले थे। अब देखो कैसे पता चलेगा, इसलिए पीछे मैंने निकाला था। 2013 में देखना कंपनी बी का लाभ कितना है 35 है। एक बार निकाल लिया तो निकालने की जरूरत था बिल्कुल नहीं। तो हमें ये पता चल गया भाई साहब कि इसका कितना था, ए का अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो कितना था 40 था और बी का मैंने निकाला था 35 था, यही तो था। और इसी का अंतर पूछा है तो 40 में से 35 घटा लो, नहीं 40% हो जाएगा, 35 इसका अंतर घटा दो तो 5% होगा और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। तो आपको ये निकालने का फायदा हुआ कि भाई साहब नेक्स्ट टाइम में हमें ये इसको फिर निकालना की जरूरत ना पड़ा, क्योंकि हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि 48 में से 36 जो निकाले थे तो 35% आया था इसका लाभ परसेंट, जो बी का मैंने 35% लिख दिया। ए का ऑलरेडी 40% क्योंकि लाभ का ही परसेंट है, तो लाभ का ए में 40 हो रहा है, इसका निकाले तो 35% है, दोनों का डिफरेंस 5%। बात खत्म, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यदि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय 90 लाख थी, यानी यहाँ पर ए का आय बोल दिया है, ए का आय कितना बोला है देखना जरा, तो 90 लाख थी, बहुत बढ़िया। फिर बोला है क्या कि 2018 में कंपनी बी के शुद्ध लाभ और कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई साहब यानी पहले भाई साहब 2018 में कंपनी ए का आय दे दिया है 90 लाख, उसका शुद्ध आय निकालना है, मतलब समझ रहे हो क्या, शुद्ध। अब शुद्ध कैसे निकालोगे भाई साहब, शुद्ध लाभ क्या होता है। अब तो बोलोगे भैया ये क्या है, लाभ है ये, लेकिन हमें क्या निकालना है भाई साहब, शुद्ध लाभ निकालना है। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं समझना, प्यार से समझना। पहले ए का नेट प्रॉफिट निकालता हूं मैं। अगर यहाँ पर लाख परसेंट का वैल्यू हमें दिया है, ये लाख परसेंट होता है, ठीक है। अब कब का बोला है 2018 में, 2018 में ए का लाभ देखना कितना है। 2018 में अगर मैं यहाँ पाऊंगा ए का लाभ 20 है, तो मैं यहाँ पर लाभ परसेंट की जगह क्या लिखूंगा 20 लिख दूंगा, बराबर में यहाँ पर आय माइनस खर्च। आय ऑलरेडी दिया है कितना 90, तो आय की जगह पे मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे 90, और खर्च को मैं x मान लेता हूं क्योंकि नहीं दिया है। x हो गया, नीचे भी क्या हो जाएगा x, इंटू में क्या हो जाएगा भाई साहब 100। अब देखो कभी भी अगर ये जो होता है बराबर के इधर आता है तो काट देता है डायरेक्ट, या नीचे चल जाता है 20 नीचे चल जाता है तो कट जाएगा 5 बार में। तो आप ये बोलोगे कि 90 माइनस x, ठीक है, 90 माइनस ये हो जाएगा 90, ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा ना, इसको तो इससे करने की जरूरत नहीं है। इस x को मैं ऐसा करता हूँ इधर भेज देता हूँ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि x बराबर में हो जाएगा 9 × 5 = 45 और माइनस में 5x, क्योंकि x इधर आ जाएगा तो ये 5 तो गुणा हो जाएगा ऊपर ऊपर, तो 9 में अगर मान लो 5 से गुणा करोगे तो 9 × 5 = 45 यानी 450 माइनस 5x। अब देखो ये 5x है, इधर लेकर आओगे तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर 450। x का मान कितना जाएगा, 6 से काट लो, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, यानी x का मान जो है 75 आएगा, यानी जो खर्च आपका आ गया 75। अब देखो यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि खर्च कितना है भाई साहब, तो 75 आ गया खर्च। हमें निकालना क्या है भाई साहब, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, यानी इनकम में से खर्च घटाओगे ना तो नेट प्रॉफिट कहलाता है। खर्च 75 था, इनकम कितना था 90 था, तो अब भाई साहब ये बोलोगे यहाँ पे उनका आय हो गया कितना 90, आय 90 में से 75 घटेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट यानी एनपी आ जाएगा 15, यानी नेट प्रॉफिट 15 आ गया। मैंने क्या बोला था कि आय में से हम क्या करते हैं, खर्च को घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। आ गया भाई साहब, हमने यहाँ से खर्च निकाल लिया, आय ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 15 आ गया, यानी ए का नेट प्रॉफिट आ गया। अब बी का निकालते हैं। देखो फिर बोला है कि 2018 में कंपनी बी का शुद्ध लाभ, कंपनी बी का शुद्ध लाभ क्या है बताना जरा। देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा तो समझना, आय कितना है 72, ठीक है भाई, आय कितना है इसका 72 है, और उसके बाद से व्यय कितना है 45 है। तो मैंने क्या बोला था कि आय में से खर्च को घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो बी का नेट प्रॉफिट निकाल लो। ये था हमारा ए का नेट प्रॉफिट भाई। अगर मैं बी का नेट प्रॉफिट निकालूं तो कैसे होगा, बी का नेट प्रॉफिट यानी इसको हटा लो, यानी 72 और 45 यानी कहीं ना कहीं कितना 5 और ये 27, यानी इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 27। यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है पढ़ते हैं। फिर बोला है क्या, कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। कंपनी बी का शुद्ध लाभ कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। कंपनी ए के बोलता है तो हमेशा उसका मान नीचे रखते हैं, तो कितना अधिक है भाई साहब देखना 12 अधिक है। किससे अधिक है, तो कंपनी ए का बात बोला है, ए यानी 15 नीचे आ जाएगा और इंटू में 100% कर देंगे, बस
ये सवाल था। अब इसको कट करो। अगर मैं इसको काटूं 3 से 4 बार में, 3 से 3 5 15, 5 से 20 बार में, यानी कहीं ना कहीं कितना परसेंट अधिक था? 80%। आंसर का होगा 80%, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, इस लेवल का डीआई का सवाल है, समझे? लग रहा था कि भैया उस समय से तो लल्लू लल्लू सवाल करा रहे हैं, मजा आ रहा है। बताना जरा ये किस कैसा सवाल है, दिमाग ना हिल जाए ना तो फिर बताना। ऐसे सवाल को दोबारा पीछे करके फिर दोबारा देखना, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, बट लेकिन घुमा के दिया है कि निकालना कैसे है। जैसे नेट प्रॉफिट निकालना होता है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई सब इनकम में से जब खर्च को हटाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। ये तो लाभ का परसेंटेज दिया था ना, नेट प्रॉफिट यानी पैसा में प्रॉफिट लगाना है, पैसा। मैंने समझो मैं नेट प्रॉफिट कैसे समझाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई ये चीज है, ये अपने आप का मान लो कि इस पे 100% का लाभ हो रहा है, तो पैसा में कितना है? तो मान लो 100 रुपया, जो पैसा में है ना वो नेट प्रॉफिट होता है। परसेंटेज में हमें नहीं चाहिए, पैसा में चाहिए कोई चीज। मान लो कोई चीज हम आपको उसको 10% का डिस्काउंट देते हैं, यानी मान लो उस पर 10% का लाभ कमाने, ऐसे नहीं, ऐसे बोले उसको बेचेंगे तो उसको 200 का लाभ होगा, तो जो पैसा में आता है वही नेट प्रॉफिट होता है, बात खत्म। तो ये चीजें परसेंटेज में दिया था, हम यहाँ से नेट प्रॉफिट यानी यहाँ पर व्यय निकाले, फिर आय में से व्यय को घटाएं तो नेट प्रॉफिट आया, ए का नेट प्रॉफिट निकाले, फिर बी का नेट प्रॉफिट निकाले, उससे कितना परसेंट अधिक था? 80% अधिक था। आंसर हमारा आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए का व्यय 45 लाख है, यहाँ पर व्यय दे दी है, इनकम नहीं दिया है। बहुत समझदार है भाई साहब, जो एग्जामिनर है ना बहुत दिमाग से खेलता है, हर चीज आपसे निकलवाएगा। यानी ये बोला है कि 2017 में जो है हमारे पास, यानी वर्ष 2017 में ए का व्यय 45 लाख रुपया था, तो कंपनी ए का शुद्ध लाभ उसी वर्ष के कंपनी बी के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कंपनी ए का पहले शुद्ध लाभ निकालोगे। शुद्ध लाभ कैसे निकालोगे भाई साहब? देखो, तो इनकम में से हम क्या करेंगे? एक्सपेंस को घटाएंगे तो हमारा शुद्ध लाभ निकल के आएगा। बट यहाँ पे एक्सपेंस दे दिया था, इनकम नहीं दिया है, तो निकालो इनकम। कैसे निकालोगे? हमें ये मालूम है भाई साहब कि 2017 की बात बोला है, 2017 ए है, 2017 में कितना ए का प्रॉफिट हो रहा है? 10 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट हो जाएगा 10 बराबर में, उसके बाद से आय है, आय नहीं दिया है तो एक्स मान लेता हूँ, लेकिन हमें ये मालूम है कि खर्च दिया है, खर्च कितना दिया है? तो 45 लाख दिया है, तो 45 लिख लो, बहुत बढ़िया। और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई साहब? खर्चित होगा तो 45 आ जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, ये डायरेक्ट 10 से 10 बार में खत्म, ये 45 इधर आ जाएगा, तो ये 45 बराबर में हो जाएगा 10x माइनस में 450। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस 450 को इधर ले आता हूं, तो 450 में 45 ऐड करोगे तो 495 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 10x, तो जो x का मान हो जाएगा भाई साहब 49.5, ये हो जाएगा x का मान। यानी आय जो हो जाएगा कितना, कितना हो गया आपका? 49.50। तो यहाँ पर लिखोगे जो इसका आय आ गया कितना? 49.5। उसके बाद से भाई साहब ऑलरेडी कितना खर्च दिया है? खर्च कितना दिया है बताना जरा? 45 दिया है। देखो खर्च 45, तो आपका जो नेट प्रॉफिट यानी जो आएगा सेविंग, जिसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा यानी एनपी आ जाएगा कितना? वो 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये किसका है बताना जरा? तो हम ए का निकाल रहे हैं, ए का हम निकाल दे, हमें बी का निकालना है 2017 में ही, तो बी का निकाले 2017 में, यानी कोई चीज 80 रुपए थी और उस पर 50 खर्च कर दिया। ये समझो कि 80 आया था और 50 का व्यय खर्च होगा, तो कितना नेट प्रॉफिट हुआ? कितना? 30 का, तो बी का निकाल दोगे भाई साहब, नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 30 का आएगा। ये आ गया, हमारे ये मालूम चल गया कि ए का इतना है, बी का इतना है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो कंपनी ए का शुद्ध लाभ उसी वर्ष में बी के शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत है? कौन ए कितना प्रतिशत है? बी का। बहुत बढ़िया, तो हम क्या बोलते हैं भाई साहब? 4.5 है, कितने का? 30 का, इंटू में 100% कर देंगे, बात खत्म। अब देखिए, जब यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 15 से 3 बार में, 15 से 20 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काट लो 5 बार में, तो 5 से 15% हो जाएगा। तो कितना परसेंट है भाई साहब? 15%, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था भाई साहब, तो 11 से लेकर 14 हम 4 सवाल किए। इसमें देखो यहां से शुरू किए थे, देखना ये था, यानी जो हमारा पहला सवाल था, यहां से देखो ये पहला सवाल, पहला हम पूरा निकाले, बहुत बढ़िया। यहां से दूसरा सेकंडों में निकाल दिया क्योंकि पहला निकाले थे, तो पहले के रेफरेंस में दूसरा था। फिर तीसरा में आए तो ये निकाले, फिर उसके बाद से चौथा में आए तो ये निकाले। तो इस टाइप का होता ये 4 सवाल जो टेबुलर डीआई में था। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। आ रहा है मजा? वीडियो को लाइक करते रहना। आइए नेक्स्ट में चलते हैं भाई साहब, और ये है हमारा रेलवे गणित। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि इस बुक को लगाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी बुक से तो मैं निकालता हूँ, इस बुक से निकाला हूँ, एक ऐसे करा दिया हूँ। अब बोलोगे यार एक में तो कर लिया, लेकिन हमें ज्यादा करना है, मजा नहीं आ रहा है मेरे को, थोड़ा मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो मेरे अंदर फील आएगा वाओ कि मैं एक क्वेश्चन किया हूँ, कभी भी अगर मेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो सेकंड में उड़ा पाऊँ।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही काम, दुनियादारी कुछ नहीं, एक ही काम है बस हमारा क्या, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो ये बुक से करोगे, क्योंकि जब तक ये बुक आपके पास होगी नहीं भाई तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसी बुक से हर एक चीज करा रहा हूँ, पूरा अपडेटेड क्वेश्चन निकालना, हर एक चीज को क्वेश्चन को बनाना, फिर फ्रेमिंग करना कि इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। इस बुक को मंगाओ, और कहाँ से मंगाओ भाई साहब, कहाँ से, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से, या कहीं भी नियरेस्ट अपने लोकल दुकान के बुक शॉप पे जाकर बोलोगे कि आदित्य रंजन सर का हमें मैथ्स का बुक चाहिए, बकायदा रेलवे गणित मंगा कर देगा। इसका जो नेटवर्क है ना बहुत तगड़ा है, हर जगह पे इसका जो कनेक्टिविटी है बहुत तगड़ा है लोगों के पास, तो वहां से मंगा के और इसको करो कंप्लीट भाई साहब। मजा ना आया तो फिर बताना, और फिर देखना कि मैथ्स में 100% मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, जरूर आएगा। बस जो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे फॉलो करते जाना है। और यहाँ से हमें करना है क्या भाई साहब, टाइप नंबर 3 जिसको पढ़ना है पाई चार्ट। हमने दो चीजें पढ़ लिया, पहला क्या था भाई साहब, लाइन ग्राफ। क्या था पहले, यहाँ पे आओ, पहले हमने पढ़ा था बार ग्राफ, अब उसको बोलते हैं भाई साहब क्या, टेबुलर ग्राफ, उसके बाद से पाई चार्ट, यानी ये तीसरा, पहला ये कंप्लीट कर लिया भाई साहब, ये भी कंप्लीट, अब ये तीसरा कंप्लीट करेंगे। देखा, तो इसलिए मैंने बोला था कि सेक्शन कंट्रोलर की चिंता छोड़ दो, अभी तो आप लोगों के लिए बहुत चीजें आने वाली है भाई। जब रेलवे में घुसा है ना भाई, सब पूरा रेलवे को उधेड़ देंगे, हर जगह। अगर कोई भी बच्चा पढ़ता होगा तो उस अनुराग भैया को जानता होगा कि अनुराग भैया रेलवे में कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमें हर एक एग्जाम को पढ़ा रहा हूँ तो हर एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या किया, डीआई करा दिया सेक्शन कंट्रोलर का, इसका मैं 20-20 क्वेश्चन का सैंपल पेपर लाऊंगा, 20-20 क्वेश्चन का सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर लाऊंगा, और उसमें टोटल भाई साहब कंप्लीट कराऊंगा आपका मैथ्स। किसका मैथ्स कराऊंगा, तो सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर का। वैसे ही भाई साहब एएलपी कराऊंगा, वैसे ही टेक्नीशियन का, वैसे ही जेई का, जो एग्जाम आएगा सबका कराऊंगा। एक तरह से पूरा आपका कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ाते जा रहा हूँ, थ्योरी के साथ जो रेलवे फाउंडेशन बैच में हो रहा है, और साइड से प्रैक्टिस भी। भाई आपका मेहनत कर रहा है, बस आपका एक ही काम है, इस भाई को हर जगह पहुंचाओ, हर जगह बताओ कि हाँ कोई एक भाई आया है जो फ्री में हर एक चीजें बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ पढ़ा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे और आपका अपना भाई का सपोर्ट करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं भाई साहब हमारा क्या बोलता है। देखो इसमें बस हमें समझना क्या होता है पाई चार्ट वाले में, कि जो हम पढ़ रहे हैं जो पाई चार्ट, इसमें बस ये चीजें समझना कि यहाँ पे कोई एक मान लीजिए सर्कल देता है। अब हमें मालूम है कि सर्कल क्या है, यानी सर्कल का मतलब हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि एक होता है पाई बराबर, हम क्या लिखते हैं भाई साहब 180। ठीक है, पाई बराबर 180 होता है, ये सब किसी को मालूम है। अगर वही देखो एक, अगर मैं इसका मैं बात बताऊं, चलो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट आगे आएगा तो मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। अगर मैं ये देखूं पाई चार्ट 2022 में भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए कारों का प्रतिशत दर्शाया गया है, कारों का प्रतिशत दर्शाया गया है, यानी भाई साहब ये बोला है कि 2022 में इतना इतना परसेंट दर्शाया गया है। ठीक है, सर्कल का अपने आप का 360 डिग्री होता है, आपको मालूम है कि पूरा सर्कल अपने आप का 360 डिग्री का होता है, लेकिन जो इसमें जो अंदर का वैल्यू होता है ना, यानी देखो डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, और वैल्यू में कितना होता है तो 100% होता है, समझ लेना। यानी पूरा डिग्री में कितना होता है 360, और 100 में पूरा परसेंटेज में वैल्यू में तो 100% होता है। सबको जो आपस में ऐड करोगे तो 100 होगा। देखो 22 18 और 22 40, 40 10 50, 35 और 15 50 50 100%। तो जितना भी इसका देखो, जितना भी सर्कल जो भी इसमें आएगा ना, सबका मान कितना होगा 50% होगा। कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखो ये हो गया 20 और 35 कितना होता है भाई साहब 55। ठीक है, 55, उसके बाद से 5 60, 3 और 37 40, तो 60 और 40 100%, तो सारे ये भाई साहब 100% होते हैं, इतना समझना। और ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। अब आइए यहाँ पे कार दे दिया है अलग अलग, इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। बोला है क्या, यदि 2022 में भारत की कुल इतना कार बेची गई है, कितना बेची गई है बताना जरा, इतना कार बेची गई है, तो महिंद्रा, यानी महिंद्रा नाम तो नहीं लिखा है क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, महिंद्रा होता है। ठीक है, तो इन्होंने बस ऐसे लिखना है कि महिंद्रा द्वारा, यानी महिंद्रा द्वारा 2022 में कितनी कारें बेची गई हैं। अब देखो वैल्यू में यहाँ पे दे दिया है, कितना वैल्यू में दिया है भाई साहब, तो टोटल कार हमें ये मालूम है कि इतना दिया गया है। टोटल कार कितना है 15, 1 2, उसके से फिर 3 0। ठीक है, अब देखो हमें महिंद्रा का निकालना है। महिंद्रा कहाँ है भाई साहब, देखो ये है, और 18% निकालना है, यानी टोटल ये है, टोटल ये, तो टोटल अपने आप का कितना परसेंट होता है 100% का मान है, क्योंकि भाई साहब ये सारा आपस में ऐड करोगे 100 होता है, यानी जो पैसा में ये दिया है इतना, जो 100% का मान है, हमें 18% का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई साहब, देखना जरा कितना प्यार से आंसर लाओगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 00 से 00 खत्म। अब देखो कभी भी जब यहाँ 18 आ गया, नहीं 8 1 9 आ गया, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 9 का मल्टीपल क्या बोलता है भाई साहब, संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, 9 से कट जाएगा। देखो 3 आया खत्म, 8 2 10 आया खत्म, 4 2 6 आया खत्म, 7 2 9 आया, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, समाप्त।
देखो कहाँ का पूछा हुआ है, टेक्नीशियन का सवाल है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, कितना प्यार से निकाल लिया है। कुछ सवाल में दम था, मैं 9 के मल्टीपल से उड़ा दे, बस गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 उसके बाद से 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर 18 5 90 के जीरो हाथ में 9, 18 और 9 कितना होता है 27, जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2,70,000। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। बहुत ईजी सवाल था, पीछे के कंपेरिजन में तो बहुत ईजी था। आइए अब ये वाला सवाल पढ़ते हैं। हमें दिया है कि कंपनी एक्स द्वारा 2020 में कुल लागत इतना थी, ठीक है। तो कंपनी द्वारा बिजली का लागत निकालना है। अब देखो कंपनी द्वारा बिजली का लागत है ये सारी चीजें, और जब यहाँ पे आएंगे तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना डबल रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पे पढ़िए, ये लाइन हम पढ़ते हैं जो हमें बनाना है। बोला है कि यदि कंपनी एक्स द्वारा 2020 में, ये 2020 का पाई चार्ट है, ठीक है, कुल लागत इतना है, पैसा में दे दिया था। फिर बोला तो कंपनी द्वारा बिजली का लागत क्या है, कितनी थी। तो बिजली का लागत देखिए भाई साहब, बिजली की लागत यानी 5%, यानी ये बोलोगे जो हमारे पास जो ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है 1, उसके बाद से 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, जो अपने आप का 100% का मान है। और हमें किसका मान निकालना है भाई साहब, तो बिजली का लागत यानी 5% का मान निकालना है। तो 5% कर दो, बस बात खत्म। यहाँ से परसेंट गायब, डबल जीरो से डबल जीरो गायब, 5 में फिर उसके बाद से 3 को जीरो बैठा दो, यानी ये हो जाएगा 5 में भाई साहब कितना जीरो बैठेगा 3 जीरो, और 3 जीरो कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। क्योंकि बहुत सब भाई साहब यहाँ 4 को जीरो मारने कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये पढ़ना है। यहाँ पर 3 यूनियन 5,000 होगा, डॉलर का निशान है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में काट दोगे, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ये बहुत लल्लू सा सवाल है, जो पिछले का कंपेरिजन में तो बहुत लल्लू सा। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, या नहीं कि पिछला जो मैंने पढ़ाया था ना कि अपर केस, अगर एग्जामिनर का मूड फिर गया ना तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, नहीं तो जो मैं करा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको पूरा वीडियो कंप्लीट कर लो, 1 से 2 बार कंप्लीट कर लो भाई साहब, DIF का कंप्लीट हो जाएगा। इस लेवल का ये है, सारे कंटेंट जो है ना बहुत सिंक्रोनाइज वे में आपको कराया गया है, ऐसा नहीं कि कहीं का चीजें कहीं उठा के चेप दिया गया है। अब अगला वाला देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद का सवाल दें। यहाँ पे बोला है सुल्तान का खर्च है भाई साहब, सुल्तान भाई साहब खर्च करते हैं बिजली पे इतना, शिक्षा पे इतना, भोजन पे इतना, किराए पे इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है सुल्तान भाई साहब के बारे में, पढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या, यदि सुल्तान का कुल मासिक खर्च 10,000 रुपए है, बहुत बढ़िया। फिर बोला तो सुल्तान का मासिक खर्च भोजन पर कितना होता है। अब देखो कुल जो मासिक खर्च है ना 10,000 रुपए है। अब हमको ये मालूम है कि खर्च कितना करते हैं भाई साहब 10,000, इसमें यहाँ पे आए, और कुछ तो पूछा नहीं है। अब उसके बाद से बोला है तो सुल्तान का मासिक खर्च भोजन पे कितना है, भोजन पे कितना है। अगर मैं यहाँ पर सबको आपस में ऐड करूँ तो कितना होता है, देखो ये हो गया 25 और 27 कितना होता है 52, 16 और 32 48 52, 100% होता है। तो जो उनका मासिक खर्च जो है यहाँ पे देखो ये 10,000 है, यानी ये बोलोगे भाई साहब 10,000 ही है ना, 10,000 जो अपने आपका 100% का मान है, 100% का मान है, क्योंकि सारे कुल खर्च की बात बोला है। अब बोला है क्या कि मासिक खर्च भोजन पे दिखाना है, और भोजन कहाँ है यहाँ पे देखना जरा, भोजन कहाँ दिख रहा है, ये भोजन पे कितना 25% कर रहा है, बस बात खत्म। लल्लू सा सवाल है, इनटू में हम 25% कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 1 2 1 2 यानी 25, उसके बाद से डबल जीरो बैठा लो यानी 2500 रुपए होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म, फिनिश। ये सवाल था, सेकेंडों की चीज प्यार से बनानी है, कुछ था नहीं, बस ऐसे दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा है क्या, पूरा डायग्राम वग्राम बना के आधा परसेंट इधर दे रहे हैं, आधा परसेंट उधर दे रहे हैं, एकदम पूरा, ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ, और थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाए ताकि आपका लुटिया डूब पाए। आइए क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक बार में 60 पृष्ठ है, ठीक है, अपना स्वर्ण जयंती अंक लाने के निर्णय लिया, ठीक है। उसके बाद इस अंक में विभिन्न प्रकार के कवरेज का अनुपात पहले से तय था और वही पाई चार्ट में दिया गया। यानी यहाँ पे भाई साहब ये 60 जो है ना पृष्ठ में संख्या में 60 है, परसेंटेज में देखो यहाँ पर संपादक का 7, खेल का 28, अंतरराष्ट्रीय 15, स्थानीय 20 और वर्गीकृत 30% है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि खेल कवरेज के लिए कितने पृष्ठ समर्पित है, खेल कवरेज के लिए कितने पृष्ठ समर्पित है। पृष्ठ कितना था भाई साहब 60 है, 60 कितना का मान है भाई साहब, क्योंकि संख्या में 60 है, परसेंटेज में कितना है, तो सारे को आपस में ऐड करोगे 100% का ये मान है, बस बात खत्म। अब पूछा क्या है भाई साहब, तो खेल कवरेज के लिए, जब यहाँ पर मैं देखा खेल कवरेज कहाँ है, तो ये है, यानी खेल 28% है, तो मैं 28% का मान निकाल देना है, इंटू में 28% कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म। देखो 10 से 6 बार में, 10 से 10 बार में, उसके बाद से कटियो 28 का 6 गुना कितना होता है 8 6 48, हाथ में 4, 6 गुना 12 और 4 16, जब भी नीचे 10 होता है तो एक अंक बस पॉइंट लग जाता है, यानी 16.8 और 16.8 ऑप्शन नंबर है, खत्म। और देखो सवाल कहाँ का है, आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का सवाल है, ये तो सवाल है,
तो मैं क्या बोला हूँ कि सारा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन कहाँ मिलेगा, तो अनुराग भैया के पास, वो भी बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि उलट जुलट कुछ भी करा रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट वाले सवाल में क्या बोला है कि नीचे दी गई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न उत्तर है। ये भाई साहब चार्ट है हमारे पास, समझ लो एक बार चार्ट कि दो कंपनियों को पिछले महीनों में निर्यात का दिया है कि करोड़ों में निर्यात हो रहा है। ठीक है भाई साहब, जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, ठीक है भाई साहब, अप्रैल में इतना। यहाँ पे बोला है जो कंपनी वाई है उसको यहाँ से व्हाइट से दर्शाते हैं और कंपनी एक्स को ब्लैक से दर्शा रहे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा फरवरी में किए गए निर्यात, कंपनी एक्स द्वारा, बस हमें इतना पढ़ना है कि कंपनी एक्स है जो, अब उसका सब फरवरी द्वारा, फरवरी में आता है। कंपनी एक्स का पॉइंट क्या है, ये है, और फरवरी में इसका क्या बोला है भाई साहब, फरवरी में निर्यात, निर्यात क्या हुआ है, यानी ये बोलो 30। तो कंपनी एक चीज तो निकल गया, बस एक एक चीज पढ़ते जाओ लिखते जाओ। यानी कंपनी एक्स में फरवरी क्या है, 30 है। फिर आगे पढ़ते हैं। और कंपनी वाई द्वारा, यहाँ पर क्या बोल दिया, कंपनी वाई द्वारा अप्रैल में निर्यात के बीच का अंतर। अब वाई क्या है, इसको डॉट्स ने वाई, अब वाई जहां है अप्रैल में गए और वाई क्या है भाई साहब, ये 65। इसका अंतर तो पूछा है, तो अंतर निकाल दो भाई साहब, 65। तो 65 और 30 का अंतर हो जाएगा 35, यानी 35 करोड़ हो जाएगा। और 35 करोड़ कहाँ है, लो भाई साहब, तो मामला तो फिट हो गया हमारा, क्योंकि बोला है कंपनी वाई, कंपनी वाई द्वारा अप्रैल में किए गए निर्यात का बीच का अंतर, और कंपनी एक्स द्वारा फरवरी में, कंपनी एक्स द्वारा फरवरी में। तो जब हमने एक्स देखा, एक्स में देखा तो क्या देखा, कहीं डाटा में इधर उधर तो नहीं लिख दिया भाई, एक बार हम लोग मिला लेते हैं। कंपनी एक्स में ब्लैक है और ब्लैक पे 30 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं इस पे व्हाइट में व्हाइट है, और व्हाइट में क्या, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और अप्रैल में भाई साहब 65 है। तो 65 और 30 का अंतर 35 होगा भाई साहब। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे 35 बना लो, ऑप्शन नंबर सी देख लो, हमारा क्वेश्चन सही है। इन्होंने क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे ऑप्शन कोई मिस्टेक दे दिया है जिसकी वजह से अंतर होगा, बाकी इस सवाल में कुछ था नहीं, बहुत नॉर्मल सा। दोनों लोगों का निर्यात का अंतर निकालना है कि भाई साहब इसमें इन्होंने एक्स में 30 में किया भाई साहब फरवरी में, और अप्रैल की बात बोला है तो 65 किया, 30 और 65 का अंतर 35 हो गया, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 वाला हमारा क्या कहता है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और फिर सवाल का उत्तर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह ग्राफ एक सप्ताह के 6 दिनों के एक फैक्ट्री में टीवी सेट्स के दैनिक उत्पादन को दर्शाता है। यानी ये बोला है कि भाई साहब टीवी की संख्या ये दिया है, ठीक है, और 6 दिन में इतना इतना इसका उत्पादन होता है, बहुत बढ़िया। अब आइए इस पे हम सवाल देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहे हैं क्या, सोमवार और मंगलवार को कुल कितने टीवी सेट उत्पादन किया गया, बस। यानी भाई साहब सोम और मंगलवार में कितना उत्पादन किया गया, यही पूछा है। आ जाओ, यहाँ पर मैंने सोम में देखा तो 200 और मंगल में देखा 300, तो 200 और 300 कितना होता है बताना जरा। तो 200 और प्लस में 300, ये भी कोई सवाल है। अगर ये सवाल भी आपसे नहीं बन रहा है तो भाई साहब चुल्लू भर पानी आपका इंतजार कर रहा है, और जाइए उसमें चुल्लू भर में छलांग मारना है। छलांग मारिए, काफी आपका पानी से तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वहां का हड्डी उड्डी टूट जाए, गुण हाथ का, ऐसा करना है। ये सवाल था, बहुत ईजी सवाल था वो। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दी गई चार्ट का अध्ययन करना है, बहुत बढ़िया भाई साहब। जनवरी में ये दिया है, फरवरी, यहाँ पे तो भाई साहब वैल्यू ही गायब कर दिए हैं हमारे। यहाँ पे वैल्यू होगा क्या, देखते हैं, क्या पता आगे दिया गया। हाँ, यहाँ पे वैल्यू दिया गया। यहाँ पे जो हमारा जो टाइपिस्ट भाई साहब है ना, मालूम नहीं कौन से नशा में टाइपिस्ट करते हैं, पता ही नहीं चलता। उनको कंटेंट दे दिया जाता है, लगता है इस ठंडी में सो जाते हैं और टाइप करते हैं, कुछ भी चीजें कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ओरिजिनल वाली चीजें लगाए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंपनी एक्स और वाई द्वारा जनवरी और मार्च में कुल निर्यात कितना था। कंपनी एक्स ये है भाई साहब। कंपनी एक्स में जनवरी की बात बोला है, जनवरी, कंपनी एक्स में जनवरी है 95 हो गए। फिर बोला है कि वाई द्वारा जनवरी में, वाई द्वारा भाई साहब जनवरी में कितना है भाई साहब, 100 है। और बोला क्या है भाई साहब, एक्स और वाई द्वारा जनवरी और मार्च बोला है भाई साहब। कंपनी एक्स और वाई द्वारा जनवरी और मार्च में कुल निर्यात। तो भाई साहब फिर मार्च में आ जाओ, मार्च में 85 और 100, तो सारे को आपस में ऐड कर लो। यानी ये तो बोला है हमसे, यहाँ पर जगह 100 और 95, 100 प्लस में 95, फिर प्लस में 100 प्लस में 85, तो आप बोलोगे हो जाएगा 195 प्लस में 185, 5 5 10 के जो हाथ में 1, 9 8 17 1, 18 हाथ में 1, 2 1 380 करोड़ का होगा टोटल ओवरऑल, और 380 करोड़ का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। यानी देखो यहाँ पे 195, यहाँ पे 185, दोनों को आपस में ऐड करोगे 380 आ जाएगा। यही सवाल था, लल्लू सा सवाल था, सवाल में कुछ दम नहीं था। और नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब।
अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये भाई साहब हमारा ये दिया है, इनका एक ग्राफ दिया है, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझ लेंगे ग्राफ क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी कॉलेजों में यानी कॉलेज में नामांकित और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात बता रहा है। नामांकित मतलब क्या है, नहीं एडमिशन जितना हुआ है उनका यानी इनरोलमेंट, ठीक है। उसके बाद से उत्तीर्ण यानी जो पास हुए, क्वालिफाइड हुए। तो यहाँ पाइए, जब मैं यहाँ पाया तो नामांकन के लिए ये दर्शाया है व्हाइट से, नामांकन के लिए व्हाइट से। अब सभी कॉलेजों की बात बोला है तो सबको व्हाइट वाला जोड़ो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा व्हाइट वाला जोड़ो। ये हो गया 45 42 सॉरी 45 52 48 40 55, लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 45 फिर उसके बाद से 52, फिर आ गया उसके बाद से 48 40 48 40, फिर उसके बाद से 55, बहुत बढ़िया। 8 2 10 और 10 20 के 0, हाथ में कितना आ गया भाई साहब 2। देखो 4 2 6 5 11 11 4 15 4 19 19 और 5 24 यानी 240 आ गया। ठीक है भाई साहब 240। और बोला है कि उत्तीर्ण वाले, और उत्तीर्ण वाले ये है सारे ब्लैक वाले, कोई बात नहीं, उत्तीर्ण वाले को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। 38 हो गए, 40 42 32 48, यहाँ पे लिख लो 38, फिर उसके बाद से आ जाएंगे 40 42 40 42 फिर 32 48। अब आइए 8 2 10 2 12 और 8 20 के 0, हाथ में 2। देखो 3 2 5 4 9 4 13 3 16 और 2 16 और 4 कितना होता है 20। अब इसी का तो हम क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो यानी क्या 240 और 200 का रेशियो निकालना है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में रेशियो होगा 6 रेशियो 5, और 6 रेशियो 5 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल था। तो जो एनटीपीसी में जो सवाल पूछा है ना, थोड़ा अच्छा पूछा है, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको दिया है कि थोड़ा आप टाइम लेकर 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लेकर बनाओगे। बाकी जो टेक्नीशियन और एलपी वाला सवाल बहुत सेकंड वाली सवाल थी। तो ये भाई साहब देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है जो प्यार से आप निकाल लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 23 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। यानी हमारा 23 हो गया, 24 25 3 क्वेश्चन मिलेगा इससे। अब आइए 3 क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे मालूम है कि निम्न ग्राफ 2001 से लेकर 2006 के बीच में 6 वर्षों की अवधि को दर्शाता है। 2001 यहाँ से है 6 तक, यहाँ से 6 वर्षों की अवधि को दर्शाता है। फिर बोला है कि अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों सफल और कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत को जानकारी देता है। यानी भाई साहब ये सारे परसेंटेज में है, यानी 50% है, 64%, 75 77 74 70, ये सारे परसेंटेज में अपने आप में, ठीक है, ये ऑलरेडी बोल रखा है। अब आइए पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं। ये सारे उम्मीदवार क्या है, उत्तीर्ण है। तो जब उत्तीर्ण को हमें मालूम है भाई साहब ऑलरेडी कि जितने यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या बोला था, परीक्षा में वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थी और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी आप ये बोल सकते हैं क्या कि अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों को प्रतिशत को दर्शाता है। यानी ये भाई साहब क्या है, जो मान लीजिए उसमें अभ्यर्थी जो उसमें शामिल हुए ना, सारे सफल हुए अभ्यर्थियों को प्रतिशत को दर्शाता है, ये बोला है। अब यहाँ पे ये बोला है कि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितना है, 85,000। बहुत बढ़िया। अब बोला है इन दोनों वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। यानी भाग लेने वाले ऑलरेडी इतना दिया, यानी 85,000। तो हम ये बोल सकते हैं भाई साहब जो हमारे पास 85,000 है, कितने का मान है बताओ, अपने आप में 100% का मान है, तभी तो सारे लोग भाग लिए। बहुत बढ़िया। अब बोला है भाई साहब क्या उत्तीर्ण निकालना है। अब क्या है 2003 और 2005 को मिलाना है। 2003 कहाँ है भारत, देखना जरा, 2003 में 75, 2005 में 64, तो इसको आपस में ऐड कर लो। तो देखो 5 4 9 और 7 6 13 यानी 139, यानी 100% का मान है और 139% का मान निकालना है। बहुत बढ़िया। देखो ये परसेंट से परसेंट खत्म। यहाँ पे देखो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँ कि अगर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 850 इंटू में 139, ऐसे करेंगे बहुत बच्चे। लेकिन अब जब ऑप्शन में देखे गया तो ये सारे वैल्यू दिया गया, तो आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये 85,000 है। 85,000 अपने आप का 100% का मान है और 139% का मान निकालना है। यानी जो भी आंसर होगा 85,000 से अधिक होगा। सीधी सी बात है कि 100% में देखो 100% बच्चे हैं, उसमें से पास कितना होगा 139%। क्या लॉजिक है यार जो 85,000 अपने आप का 100% है और जो उत्तीर्ण हुए कितना उत्तीर्ण हुए 139% हो सकता है। यानी डाटा ही अपर्याप्त है। यानी मान लो कि कोई एग्जाम हॉल है, उसमें आप बोलोगे इसमें 100% लड़के हैं और पास हो गए 120%, क्या तुक बनता है। कोई बोले है क्या बोल रहे हैं, पागल हो, कोई देवता बढ़ा दे देगा, क्योंकि भाई साहब 100% बच्चे हैं तो 100% ही तो पास होंगे।
ऐसा तो है नहीं कि 100% बच्चे उसमें हैं, फिर देखो 100% नहीं बोल सकते कि 2%, 5% फेल होकर इतना पास हो गए, लेकिन पास होकर का मैक्सिमम चांस कितना है, यानी 100% बच्चे अगर शामिल हुए तो 100% बच्चे पास होंगे। ये तो है नहीं कि 100% बच्चे शामिल हुए और पास हो गए 120%। कोई सवाल का तुक ही नहीं है। ये बोलोगे 100% का मान है 139% का मान, यानी डाटा अपर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी भाई साहब ये निकलेगा, अगर मान में निकालोगे तो 85,000 से ज्यादा होगा, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी चीजें समझना था। अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 96,000, यानी जो पास हुए सफल हुए 96,000 है। तो बोला है 2002 में परीक्षा में शामिल होने कुल अभ्यर्थियों की संख्या बता। यहाँ पर जो क्या है उत्तीर्ण होने, पास कितना हुआ, 96,000। कब की बात बोला है, 2002 में। तो 2002 में परसेंटेज में कितना पास हुआ देखना जरा, तो 2002 में परसेंटेज में 64% पास हुए। तो आप ये बोलोगे, यहाँ पे परसेंटेज लगाया नहीं लेकिन है परसेंटेज, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन में बोल रखा था। वैल्यू में कितना दिया है, 96,000, जो कितने का मान है भाई साहब, 64% का मान है। हमें निकालना क्या है, तो देखो अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी 100% का मान निकालना है, तो इंटू में हम 100% कर देंगे। बस ये सवाल था। जब यहाँ में देखा, क्या देखा, परसेंट से परसेंट खत्म, इसको देखो 32 से 2 बार में, 32 से 3 बार में, फिर यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा। 2 से इसको काट लो भाई साहब, 15, ये हो जाएगा 15, उसके बाद से 15 के बाद से 1 2 3 4, यानी 15 के बाद से 4 जीरो होगा, 15 के बाद से 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल था कि हमें क्या 64% का मान 96,000 दे दिया था, हमें 100% का मान निकालना था, जो हम प्यार से निकाल लिए। कुछ सवाल में ज्यादा कुछ दम नहीं था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, और ये है भाई साहब आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी टोटल 25 क्वेश्चन में हमने तीनों टाइप को आपको पढ़ा दिया। ठीक है भाई, आइए कह रहा निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों के प्रतिशत का अंतर है। ये भी कोई सवाल है, यानी ये बोला है हमें से कि जितने भाई सब शामिल हुए हैं, इसमें बोला है क्या कि परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों के प्रतिशत का अंतर कम था, किसमें कम था। आओ सबसे मिला लेते हैं, सबसे क्या है। जब मैं यहाँ पे देखा तो 2001 और 2002 के बीच में कितना था भाई साहब, 14% का अंतर। फिर 2002 से 2003 के बीच में 11%। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2%। फिर यहाँ पे देखो, 6 7 6 13%। फिर यहाँ पे देखो तो भाई साहब 6%। तो सबसे कम किस में है देखना जरा, जो आपकी आंखें देख रही होगी ये है। कब का है भाई साहब, 2003 से लेकर 2004 के बीच को दर्शाता है। ये वाले 2003 से लेकर 2004 के बीच में सिर्फ 2% ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2003 से लेकर 2004, और 2003 से लेकर 2004 कहाँ है भाई साहब, तो देखो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो ये सवाल था आपका। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, डीआई को पूरा बढ़िया से समझे होंगे। थोड़ा सा भी और डाउट आउट होगा तो आप क्या करोगे, बुक्स मंगाओ और उस पर क्या करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैंने करा दिया। बाकी मेरे तरफ से कंप्लीट ये डीआई हो गया आपके लिए, क्या सेक्शन कंट्रोल लेके कंप्लीट हो गया। बाकी जो रेलवे फाउंडेशन की बैच चल रही है उसमें मैं जो डीआई कराऊंगा ही कराऊंगा। बाकी आप लोगों का एग्जाम नजदीक था और मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कराऊंगा, इसलिए मैं डीआई को कंप्लीट करा दिया। ठीक है भाई, जो आज का जो इसका हैंड रिटन नोट्स है जो मैं पढ़ाया हूँ, कहाँ पे मिलेगा, ईआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई साहब। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी बस अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे, ऐसे ही नए नए कंटेंट लेते जाए, हर एक चीज लेके आए आपको लोगों के लिए, तो उसका बस आपके तरफ से बस एक ही चीज चाहिए। और एक चीज क्या है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, अपने स्टोरी लगाइए, अपने ग्रुप में बताइए, हर एक चीज बताइए कि कोई एक भाई है जो फ्री में हर एक चीज बता रहा है आप लोग को। और बाकी बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन वीडियो कब आई है। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना ही था। बाकी बताइएगा और चीजें क्या ला सकता हूं मैं आप लोगों के लिए, वो भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।